one of the prominent fund managers of the mutual fund space, Mr. Tapan Patel. तपन पटेल इनके पास इंडस्ट्री का बहुत रिच एक्सपीरियंस है, तो उसके कारण जो है गोल्ड में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आया, अटेंशन बढ़ा। यस यस, वैसे एक करेंसी रोल वापस से गोल्ड शायद ले सकता है। हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे जाके भी ये जो प्रोटेक्शनिज्म जो बोलते हैं, खुद की इकोनॉमी को बचाना, जैसे यूएस अभी कर रहा है, ये और चलेगा। सो गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स का हमेशा से ध्यान रहा है। तो हमें लग रहा है कि एक सेक्टोरल कॉल की तरह इसमें देख सकते हैं आप, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 3 से 4 साल, वेदर इट इज फिजिकल और जो भी बाकी प्रोडक्ट्स है, ईटीएफ्स है या डिजिटल है या फिर बॉन्ड्स है, जो भी ऑप्शन वहाँ पहले से उनका ध्यान रहा है, वो सबको देख के ही आगे सिल्वर में भी देखना पड़ेगा। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है, उसके बाद आपको डेटा डिपेंडेंट अप्रोच रखना पड़ेगा। और बाकी 72% जो सिल्वर है वो इंडियन मार्केट में कमोडिटी का क्या इकोसिस्टम है और कैसे ये ग्रो कर रहा है। जी, सो कमोडिटीज मार्केट इंडिया का मैं शिवेंद्र सिंह सिंह लक्ष्मी श्री की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो इन द पास्ट पॉडकास्ट हम लोगों ने बहुत इंडस्ट्री के विविड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को सुना, समझा, उनके कॉन्सेप्ट्स को सुना, उनके अंडरस्टैंडिंग बाजार कैसी है, क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश की। In the same trend, उसी लियो में today we are having one of the prominent fund managers of the mutual fund space, Mr. Tapan Patel, with us. He's from Tata Mutual Fund and he's acting as a fund manager for commodities in Tata Mutual Fund. इनके पास इंडस्ट्री का बहुत रिच एक्सपीरियंस है commodity space में. He has worked with eminent organizations like HDFC Securities, LKP, Kotak Commodities, Edelweiss, and now he's serving Tata Mutual Fund as a commodity fund manager. Tapan sir, welcome to the show. Thank you, Shendra, and thank you, Lakshmi Shri, for having me here. And it is a pleasure to be here with your audience. Welcome, sir. So, सबसे पहले तो तपन सर, you have been acting as a fund manager. So आपका पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस रहा है, तो कैसे आपने फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे चूज किया एज अ जर्नी, एज योर प्रोफेशनल जर्नी, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, जब मैं ग्रेजुएशन मेरा कर रहा था तो तब से ही मेरा इंटरेस्ट रहा था फाइनेंशियल मार्केट्स में, और जो मेरे प्रोफेसर थे फाइनेंस के, उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा था, और हमारे कॉलेज में भी एक्टिविटीज़ काफ़ी रहती थी रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, एक मॉक ट्रेडिंग सेशन काइंड ऑफ थिंग के, जहाँ पे न्यूज़ कुछ वो लोग बोलते थे और हमको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टॉक में ऐसे मॉक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना। तो तभी से ये इंटरेस्ट वहाँ पे रहा था, और उसके बाद पढ़ाई मेरी सीएफए की तरफ ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन था, तो वही इंटरेक्शन से भी ये गाइडेंस मिला। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडस्ट्री। यस यस, और फिर वहाँ से मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन किया फाइनेंशियल मार्केट एज ए इंटर्न, और वहाँ से फिर ये जर्नी मेरी शुरू हुई। ग्रेजुअली शुरू से सर आप जो है प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और लर्निंग आपको हमेशा मिलती रही है। यू आर एक्टिंग एज अ फंड मैनेजर सिंस लॉन्ग पीरियड विद टाटा म्यूचुअल फंड, और आज के दिन में सर, as you're acting as a fund manager for commodities, friends, commodities today is one of the most hyped topic of conversation between the investors, traders, everyone. सबके पसंद की आज की चीज में हो चुकी है commodities. Moving ahead, मैं आप लोगों को ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, commodities not only include gold and silver, these are bullions, obviously part of commodities. Apart from that, नॉन एग्री कमोडिटीज में सर बेस मेटल्स आती हैं, एनर्जीज आती हैं, तो कमोडिटीज एक बहुत वाइड प्रोडक्ट है जिसमें बुलियंस भी हैं, बेस मेटल्स भी हैं और एनर्जीज के बाद भी हैं। आज के दिन में हम लोग तपन सर से इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इनका एक्सपीरियंस गेन करेंगे। सो सर, पिछले काफी समय से हम लोगों ने प्रिसाइजली बुलियंस के ऊपर एक मेजर अप ट्रेंड देखा है। तो व्हाट इज योर व्यू ऑफ इट, कि हमेशा से हम लोगों ने सुना है, समझा है गोल्ड और सिल्वर के लिए कि ये बहुत बड़ी एसेट क्लास है, हमारे एंसेस्टर से ये पास बैक होते हुए आई है। 3 एसेट क्लासेस, इक्विटीज, रियल एस्टेट एंड बुलियंस। तो बुलियंस एक ऐसी एसेट क्लास है जो हम इंडियंस के लिए एक एसेट क्लास के साथ साथ इमोशनल टच भी रखती है। तो इट हैज ऑलवेज बीन अ लव्ड प्रोडक्ट इन एवरी फैमिली। तो आप पिछले कुछ समय से इसकी जो परफॉर्मेंस रही है, जिसकी वजह से ज्यादा फोकस ऑफ अट्रैक्शन बना है, तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं, क्या इनपुट्स है, कब आपने व्यू किया कि आने वाले समय में बुलियंस में एक अच्छा अपसाइड मूव मिलने वाला है?
जी, बिल्कुल। सी जनरली एसेट क्लासेस का कोरिलेशन वैसा रहता है जैसा इकोनॉमिक साइकिल्स परफॉर्म करती है, राइट? तो जब भी इकोनॉमिक साइकिल एक्सपेंशन और रिकवरी मोड में रहती है, तो जनरली इक्विटी मार्केट्स जो रिस्कियर एसेट्स है, वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। और जब भी स्ट्रेस मोड आता है इकोनॉमीज़ में, तब जनरली पीपल शिफ्ट टू इन्वेस्टर शिफ्ट टू द सेफर एसेट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। और उसके बाद जो रिकवरी आती है वहाँ से फिर अदर कमोडिटीज़ लाइक बेस मेटल्स हो गया, एनर्जी हो गया, वहाँ पे डिमांड ट्रैक्शन आता है बिकॉज़ वहाँ जब इकोनॉमी रिकवरी होती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाती है, राइट? सो गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स का हमेशा से ध्यान रहा है, वेदर इट इज़ फिजिकल और जो भी बाकी प्रोडक्ट्स है, ईटीएफ्स है या डिजिटल है या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, जो भी ऑप्शन है वहाँ पहले से ही उनका ध्यान रहा है। इंडिया में जैसा आपने बताया कि हम लोग इमोशनली और कल्चरली एसोसिएटेड हैं, बिल्कुल सही। सालों से कुछ ना कुछ त्योहार हो गया या फिर कोई ऑस्पिशियल ओकेशन हो गया, यू नो हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते रहे हैं, राइट? सो जब कोविड आया था, उसके बाद से इकोनॉमीज़ जो मेजर थी वो काफ़ी स्ट्रेस में चली गई, हाँ, खास करके चाइना, यूएस और यूरोप। और इंडिया में लकीली हमारा रिकवरी काफ़ी शार्प हुआ था विद द कंजम्पशन स्टोरी। लेकिन यूएस और बाकी इकोनॉमीज़ जो है वो अभी भी स्लो डाउन में ही है, रिकवरी के पाथ पे है, धीरे-धीरे आएगा शायद। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कंसर्न रेज़ हुए, इंटरेस्ट रेट हाई थे, ठीक है? तो उसके कारण जो है गोल्ड में यहाँ पे काफ़ी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आया। अटेंशन बढ़ा सब यस, लोगों का। यस, इन्वेस्टर का काफ़ी अटेंशन वहाँ पे बढ़ा था। और ख़ास करके जो बाकी कंट्रीज़ जो है सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने भी अपना गोल्ड बाइंग शुरू किया क्योंकि डॉलर जिस तरह से बढ़ रहा था, तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने बाय किया था रशिया, चाइना, इंडिया, पोलैंड सब ने। गोल्ड रिजर्व्स अपने तो अपने इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो पिछले 3 साल में काफ़ी बढ़ी है। ख़ास करके फ्रॉम द मेजर सेंट्रल बैंक्स। ये एक मेन रीज़न था कि पिछले 3-4 सालों में हमने गोल्ड की रैली आती हुई देखी है। इस साल का जो रैली है, ट्रेंड है, वो हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रम्प जीत के आए यूएस के प्रेसिडेंट की तरह और टैरिफ वॉर शुरू हुआ। बाकी कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए। वहाँ पे एक करेंसी एडजस्टमेंट हुआ, डिमांड डिस्प्लेसमेंट हुआ गुड्स का, ठीक है? इकोनॉमीज़ पे भी इम्पैक्ट उसका आएगा डेफिनिटली राइट, जैसे बिल्कुल इंडिया राइट। पे टैरिफ लगा है तो इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो सेम चीज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया डायनामिक्स और जिस कारण जो है गोल्ड में रिस्क प्रीमियम जो है वो वापस से ऐड हो गया। राइट, क्योंकि टैरिफ अगर लगेगा तो इकोनॉमी पे डिस्ट्रेस आने ही वाला है। तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइस मूवमेंट्स पे देखने को यस, तो हायर टैरिफ भी यूएस के लिए भी थोड़ा कंसर्न है, इन्फ्लेशन यूएस में भी बढ़ेगा, बिल्कुल क्योंकि सही। वहाँ पे चीज़ें महँगी हो जाएँगी। तो फेड का भी जो रेट का जो स्टांस था, वो भी उन्होंने डिले किया रेट कट का क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अगर टैरिफ आ रहे हैं तो लेट्स से इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, यूएस इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, वो सब चीज़ें देख के ही हम रेट कट का डिसीजन लेंगे। राइट। और इसीलिए सितंबर में ही उन्होंने अभी रेट कट करना शुरू किया है। आगे भी 1 साल 2 साल में वो कौन-सी पेस पे ये रेट कट करेंगे दैट वी डोंट नो, वो फेड वेट एंड वॉच अप्रोच ही रखेगा। डेटा कैसे इम्प्रूव धीरे-धीरे होता है, उसके ऊपर फेड का दमदार होगा। लेकिन हमें लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, खास करके सेंट्रल बैंक की तरफ से और ईटीएफ्स स्पेस की तरफ से, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तपन सर आपने अभी टर्म यूज़ किया ईटीएफ्स। सो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा इस प्रोडक्ट को और एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमने हमेशा ये समझा मेजरली हमारे व्यूअर्स भी ये समझते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ज़रिया होता है कि दुकान पे जाओ, सोना खरीदो, या दुकान पे जाओ, चांदी खरीदो। तो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और क्या-क्या बाइट्स प्रोसेस हैं और क्या-क्या तरीके हैं जिस साधन से एज़ अ इन्वेस्टर बुलियंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड दे कैन होल्ड देयर पोजीशंस? राइट। सो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हम लोग पहले से जैसे आपने बताया कि फिजिकल की तरफ काफ़ी हम जुड़े हुए हैं। लेकिन फिजिकल कभी जब भी अपने पास पैसा एक्स्ट्रा सेविंग रहता है तभी हम ऐड करते हैं, राइट? लेकिन अभी ऐसा दौर आ गया है जहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर को एज़ ए इन्वेस्टमेंट की तरह देखना पड़ेगा। आपके पोर्टफोलियो में फिक्स प्रोपोर्शन आपको गोल्ड और सिल्वर का बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के ग्लोबल एनवायरनमेंट से ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हुए हैं रिसेंटली, उससे से हमें लग रहा है कि ये जो अगर एक्सपोज़र आप ऐड करते हो अपने इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो में, तो आपको इक्विटी के साथ-साथ ये भी एक रिटर्न एनहांसमेंट पूरा दे सकता है। राइट। अभी मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम फिजिकल जहाँ पे आप निवेश का सोच सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। सिल्वर में आप ईटीएफ का ज़रिया है, ईटीएफ एंड फंड ऑफ फंड उसके जो है अवेलेबल है। गोल्ड में आप ईटीएफ है, फंड ऑफ फंड है, डिजी गोल्ड प्रोडक्ट्स है, राइट? एसजीबीज़ हैं। एसजीबी है जो फ्रेश एसजीबी एक्जिस्टिंग टीम स्टैम्प एग्जिस्टिंग है। एक्जिस्टिंग जो है वही है ट्रांचेस न्यू इश्यू अभी नहीं आया। तो एसजीबी में आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। खास करके ईटीएफ के ऊपर फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि इज़िली अवेलेबल है, लिक्विड है, सेबी रेगुलेशंस के अंदर है, ठीक है? इन्वेस्टर्स तो उसका पूरा जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहता है।
प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, कहाँ पे स्टोरेज होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इजीली इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्लस एवेन्यू है छोटे वैल्यूएशंस में भी अवेलेबल है। यस, बिकॉज ऑफ द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ द एनएवी आप नियर 500 रुपए से भी यहाँ पे इन्वेस्ट अपना कर सकते हैं। एसआईपी मोड भी इसमें कर सकते हैं, तो आपके ऐसा नहीं कि गोल्ड इतना बढ़ गया है तो एक साथ आप 1 लाख रुपए थोड़ा पैसा लगाए, आप धीरे धीरे करके भी इसमें ग्रेजुअली इन्वेस्ट अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मोड में भी जो है यस लोग ईटीएफ के थ्रू प्लान कर सकते हैं। सर अभी आपने बोला जैसे ये फैक्टर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं, डिमांड तो है, सेंट्रल बैंक्स की डिमांड है, सब कुछ है, बट हमेशा से द नॉलेजेबल पीपल हैव अंडरस्टूड द कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी स्पेस एंड कमोडिटी स्पेस। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस का इंसाइट दें कि हाउ बुलियंस एंड इक्विटीज आर इंटररिलेटेड, हाउ यस दे एक्ट। जी बिल्कुल। तो जनरली ऐसा कोरिलेशन रहा कि इक्विटी और गोल्ड को या फिर बुलियन को हम एज ए नेगेटिव कोरिलेशन देखा गया कि जब भी इक्विटी मार्केट परफॉर्म करता है तो गोल्ड और सिल्वर में उतना ट्रैक्शन नहीं आता बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कोरिलेशन। एक इक्विटी है वो जो रिस्की एसेट माना जाता है और गोल्ड और सिल्वर है वो सेफ हेवन एसेट माना जाता है जो सेफ्टी जब प्रोवाइड करता है। तो जब अनसर्टेन टाइम होता है, राइट, जब मार्केट स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, कुछ ना कुछ इवेंट जैसे कोविड हो गया, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, तो जहाँ पे इक्विटी मार्केट स्ट्रेस में रहते हैं, जब इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता है सेफर एसेट्स पे। लेकिन जब इकोनॉमी ओपन होती है, आई मीन रिकवरी मोड पे होती है, तो इन्वेस्टमेंट पूरा रिस्की एसेट की तरफ जाता है, राइट। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन पहले से रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है, बुलियन का रोल है काफी चेंज हो गया है। अगर आप देखें पिछले 10 सालों में ग्लोबल इम्बैलेंसेस काफी बढ़ गए हैं। कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है जिसके कारण रिस्क प्रीमियम जो है वो गोल्ड में आ रहा है, राइट। कोविड का एक सिनेरियो ले लिया आपने, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सारी जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो ऐड कर रही है रिस्क प्रीमियम, क्योंकि उसके कारण सप्लाई डिस्प्लेसमेंट भी हो रहे हैं। रशिया का क्रूड में इशू हुआ था, इजराइल गाजा वॉर के कारण मिडल ईस्टर्न जो रूट्स है, सी रूट्स, वहां पे अटैक्स होने लगे थे। तो ये सारी चीजें हो रही है जिसके कारण रिस्क प्रीमियम ऐड होता रहता है। तो इस जियोपॉलिटिकल फैक्टर एक हो गया। दूसरा मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक्स का बाइंग, अभी टैरिफ जो लगा है उसके कारण अभी सारी सेंट्रल बैंक जो है वो एडिशनल गोल्ड बाय करी है, क्योंकि डॉलर के ऊपर से वो अपना डिपेंडेंसी घटाना चाहते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक काउंसिल का भी सर्वे आया जिसमें सेंट्रल बैंक का सर्वे हुआ, तो वहां पे भी फोरकास्ट है कि सेंट्रल बैंक्स और गोल्ड बाय कर सकती है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हो रहे हैं जहाँ पे डॉलर को रिप्लेस करना मुश्किल है लेकिन डिपेंडेंसी कम हो सकती है। तो ये दौर जो है हमें नहीं लगता कितना लंबा ये चलेगा। एफर्ट उसी चीज के लिए कि भाई डिपेंडेंसी को कर्व डाउन करें। जी बिल्कुल। तो 10 साल 20 साल हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे जाके भी ये जो प्रोटेक्शनिज्म जो बोलते हैं, खुद की इकोनॉमी को बचाना जैसे यूएस अभी कर रहा है, ये और चलेगा और उसके कारण करेंसी वॉर हो गया, ट्रेड वॉर्स हो गया, ये सब कंटिन्यू रह सकता है जिसका फायदा गोल्ड को लंबे समय तक मिल सकता है। लॉन्गर पर्सपेक्टिव से दिस इज श्योरली अ प्रोडक्ट जिसमें लोग अपने एलोकेशंस बिल्कुल बनाएं। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि रोल चेंज हो रहा है गोल्ड का, ठीक है। जब करेंसी था 1920 में वर्ल्ड वॉर के बाद गोल्ड, वैसा ही करेंसी रोल वापिस से गोल्ड शायद ले सकता है, ठीक है। और इसी कारण हम सजेस्ट कर रहे हैं मेरे इन्वेस्टर्स को कि आप एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन की तरह गोल्ड को देखें और आपके पोर्टफोलियो में एक फिक्स परसेंटेज एलोकेशन आप उसका बना के रखिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के रूप में इवन बुलियंस शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। जैसे आप इक्विटीज में मल्टीपल शेयर्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, सिमिलरली आप बुलियंस में भी आकर के पार्ट एंड पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखें। यस सर ये तो भी हम लोगों ने बहुत डिस्कशंस किए सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड के डिमांड को लेकर के। सिल्वर की डिमांड तो विविड है, इमोशनल डिमांड है ही है, एसेट क्लास एज एन इन्वेस्टमेंट भी है ही है, along with that इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत है, with the time it is gradually increasing। तो उसके ऊपर आपका क्या नजरिया है, how the silver is growing as the industrial demand product, और इसके ऊपर क्या प्राइस एक्शंस देखेंगे विद द टाइम्स? जी बिल्कुल। तो सिल्वर का अगर हम देखें तो जनरली सिल्वर को ड्यूअल एडवांटेज मिलता रहा है। सिल्वर प्रेशियस मेटल भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी है, ठीक है। तो जब गोल्ड रैली होता है विद द साइक्लिकल इकोनॉमिक रीजंस एज ए सेफ हेवन, तो वहां पे सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट आता है, राइट। लेकिन ये जब दौर खत्म होता है, जब इंडस्ट्रियल रिकवरी शुरू होती है, तो इंडस्ट्रियल मेटल के साथ साथ सिल्वर का भी रैली हमको देखने को मिलता है। तो सिल्वर जनरली फॉलो अप रैली भी देता है, जैसा हमने 2008 से 11 के बीच में देखा था। गोल्ड के साथ सिल्वर भी रैली हुआ, लेकिन उसके बाद सिल्वर Silver और continue किया। कंटिन्यू किया था, राइट। और रिसेंटली अगर देखें पिछले 5-6 साल में सिल्वर का जो यूजेज है इन सोलर इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल्स, उसमें काफी बढ़ चुका है, ठीक है। और सिल्वर का सप्लाई जो है वो काफी लिमिटेड है।
तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। गवर्नमेंट काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने कैपेक्स लगा के रखा है ये सेगमेंट्स में, खास करके चाइना, इंडिया सब कोई ने। ओके, ठीक है? लेकिन सामने सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है। सिल्वर का सप्लाई देखें तो माइनिंग जो सिल्वर आता है वो काफ़ी लिमिटेड, लगभग 28% ही प्योर माइनिंग से आता है। ये सिल्वर इंस्टीट्यूट का जो रेट है उसके हिसाब से, और बाकी 72% जो सिल्वर है वो रिफाइनिंग ऑफ द अदर मेटल्स लाइक कॉपर और जिंक, और हमने रिफाइन किया उसमें से सिल्वर निकलता है। तो सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड प्रोस्पेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये लगातार छठा साल होगा, 5वां साल होगा 2025 का, जहाँ पे सिल्वर सप्लाई जो है वो डेफिसिट नंबर में है। ओके, डिमांड इन कंपैरिजन विद द डिमांड। डिमांड, यस। तो हमें लग रहा है कि सिल्वर का दौर जो है और चल सकता है, और साइक्लिकल फैक्टर ही है। सोलर इंडस्ट्रीज में जो डिमांड है फोटोवोल्टिक पैनल में लगता है, तो हमें लग रहा है कि एक सेक्टोरल कॉल की तरह इसमें देख सकते हैं आप, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 से 4 साल। ठीक है, उसके बाद का जो दौर रहेगा वो डेटा डिपेंडेंसी पे रहेगा। सिल्वर बाय नेचर काफी वोलेटाइल है। ठीक है, तो बाद में डेटा कैसे इंप्रूव होता है, इकोनॉमी का, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल डिमांड, वो सबको देख के ही आगे सिल्वर में फिर देखना पड़ेगा। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है, उसके बाद आपको डेटा डिपेंडेंट अप्रोच रखना पड़ेगा। तो सिल्वर को हम एज ए सेक्टरल कॉल हम प्रीफर कर रहे हैं इन्वेस्टर को, कि आप एक रैली जो है उसका आप एक्सप्लोर करें, बाद में प्रॉफिट बुक करके एक बार आप कहीं और स्विच कर सकते हैं। गोल्ड को हम एज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एलोकेशन सजेस्ट कर रहे हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बता दिया कि एक इन्वेस्टर के लिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए किस नजरिए से वो कैसे इन प्रोडक्ट्स को के ऊपर फोकस करें, इनको अंडरस्टैंड करें। तो कमोडिटीज की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और सबका पसंदीदा प्रोडक्ट सोना और चांदी है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कमोडिटीज, तो इन बेस मेटल्स प्ले अ वेरी प्रेशियस रोल इनटू देम, क्योंकि बेस मेटल्स का इमोशनल अटैचमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा, बट इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इवन देयर प्राइस आर मूविंग ऑन द पॉजिटिव नोट। तो उसके ऊपर प्रेशियस मेटल्स का के अलावा सर बेस मेटल्स के ऊपर कैसे आपका क्या नजरिया है, कौन कौन से मेटल्स हैं जो बेस मेटल कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, और उनका कैसे क्या एक्शन है, क्या इंडस्ट्री डिमांड है सर। जी बिल्कुल। तो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स जो है इंडिया में जो ट्रेडेबल है वो है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल। ठीक है, ये 4 प्रोमिनेंट कमोडिटी है जो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। बाकी जो ट्रेडेबल नहीं है वो स्टील है, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब सारे कमोडिटीज है। लेकिन अभी के सिनारियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो डिमांड आ सकता है हमें लग रहा है कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा। इन तीनों चीज में हो सकता है निकल है, बिकॉज ऑफ द ईवीज में जो डिमांड है निकल का, बैटरीज में, उसमें निकल भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरह की ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, डीकार्बोनाइजेशन हो गया, डेटा सेंटर्स सेट हो रहे हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी रिन्यू आई मीन मेंटेन करना, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी एज हो चुका है, तो उसको भी ठीक से मरम्मत करने की जरूरत है। तो वहां पे भी डिमांड कॉपर की आएगी। तो हमें लग रहा है कि 5 साल 10 साल का व्यू बुलिश है कॉपर का। अगेन डेटा डिपेंडेंस अप्रोच रहेगा, लेकिन जो स्टोरी है, सिमिलर टू सिल्वर। यस, जो स्टोरी है वो काफी बुलिश है यहाँ पे। जैसा हमने बताया कि डिकार्बोनाइजेशन हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, ये सब इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही साथ क्या हुआ, यूएस का टैरिफ जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें भी कॉपर एक फंस गया जब चाइना पे टैरिफ लगाया। तो कॉपर के भी प्राइस जो है यूएस में बढ़ गए, एक्स यूएस में जो बोलते हैं वहां पे उतना नहीं बढ़ा। और टैरिफ का क्लैरिटी नहीं था तब तक, क्या हुआ, चाइना से कॉपर निकल के यूएस में चला गया। तो यूएस में इन्वेंट्री कॉपर की बनी हुई है, एक्स यूएस यूएस के बाहर के मार्केट में कॉपर की इन्वेंट्री कम हो गई। दैट इज द रीजन की प्राइस तो यहाँ से एकदम से रैली आ गया। अभी होता क्या है, जब जब माल यूएस में चला गया, कस्टम क्लियर हो गया, बाद में वहां से उसको वापिस से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। सेम चीज सिल्वर का हुआ है। सिल्वर को भी यूएस ने अपने क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया, तो सिल्वर अगेन लंदन से निकल के यूएस चला गया। राइट, जब तक ये क्लैरिटी या फिर ये सॉर्ट आउट नहीं होता टैरिफ का नेगोशिएशन, तब तक ये चीज रहेगी। द हायर प्राइस पे ही इसीलिए सिल्वर का शॉर्टेज मार्केट में हो गया। और रिसेंटली जो ये साल की हमने देखी है, ये काफी हद तक उसको भी निर्भर करती है कि टैरिफ का जो इश्यू है वो। तो कॉपर का डिमांड है रिन्यूएबल्स में, डिकार्बोनाइजेशन, डेटा सेंटर्स में। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का भी यूजेज पैकेजिंग में तो होता ही है। चाइना एक मेजर प्रोड्यूसर है, इंडोनेशिया भी अपना स्टार्ट किया है प्रोडक्शन। लेकिन चाइना में भी एनवायरमेंटल इशू वजह से वहाँ पे डिमांड सप्लाई जो है वो थोड़ा कम होने लगा है, लेकिन इंडोनेशिया ने बेस पिक किया है। एल्यूमिनियम का यूजेज बढ़ा है, ड्रोन्स हो गए, यू नो, ऑटोज मोबाइल्स में है, ये सब पे यूजेज काफी बढ़ गया। डिफेंस में इक्विपमेंट में एल्यूमिनियम में भी यूजेज बढ़ा है। ह्यूज डिमांड है। यस,
तो अभी प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेजर इकोनॉमीज अभी भी स्ट्रगल कर रही है। जब ये इकोनॉमिक रिकवरी आएगी तब हमें लग रहा है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रॉन्ग रिकवर ऑर्गेनाइजेशन। कर सकती है। तो गोल्ड, सिल्वर के बाद हमें लग रहा है कि ये सारी कमोडिटीज पे भी फोकस होना चाहिए। अगर आप रेशियो देखें इक्विटी और कमोडिटीज का तो वो मल्टी ईयर लो पे है। क्योंकि पिछले 5-6 साल में हमने इक्विटी को ही परफॉर्म करता हुआ देखा हुआ है। तो हमें लग रहा है कि अगर ब्रॉड इकोनॉमिक रिकवरी आएगी तो हम इंडस्ट्रियल मेटल्स को भी आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और जो वीकर डॉलर का ट्रेंड है, जब फेड रेट कट शुरू करेगा तो डॉलर वीक हो सकता है। इसका फायदा भी सारी कमोडिटीज को मिलेगा अलॉन्ग विद गोल्ड। सर अगर अभी हम ग्लोबल पावर की बात करें तो इकोनॉमिक पावर के हिसाब से चाइना स्टैंड्स एट नंबर। और चाइना का मेटल स्पेस में बहुत बड़ा रोल है। सो चाइना के लिए यूजुअली दिस इज बीन कंसीडर्ड कि इट इज अ क्लोज्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी। तो उसके ऊपर क्या एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द चाइना? क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है मेटल्स के ऊपर या बुलियंस के ऊपर, चाइनीज कुछ भी एक्टिविटीज का? सिर्फ चाइना हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है, ठीक है? 2009 में भी हमने देखा था कि एकदम से इकोनॉमी ओपन हो गई थी, हमने कॉपर, सिल्वर सब में एक अच्छी रैली देखी थी। तो नो डाउट चाइना के एफर्ट्स रहे हैं आफ्टर कोविड रिकवरी के। हम 2 साल सुनते आएँगे कि चाइना रीओपन, लेकिन चाइना इकोनॉमी में जो उनका जो रियल एस्टेट का सेगमेंट है जीडीपी में 40%, वो बेड डेट के हिसाब से काफ़ी दबा हुआ है। तो उसमें से उभर कर आना चाइना के लिए अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अभी फोकस उनका शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द कंजम्पशन साइड, लेकिन धीरे-धीरे अभी ये इम्पैक्ट आ रहा है। पिछले 2 महीने में चाइना का पीएमआई डेटा भी थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, इम्प्रूव करके आ रहा है। तो नो डाउट पॉलिसी तो उनकी है इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रोथ ओरिएंटेड, लेकिन कब तक आता है वो क्लियरली वो देखना पड़ेगा, राइट? वन जैसा आपने बताया कि सरप्राइजिंग फैक्टर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ भी आया तो सडन मूव भी हम स्पाइक्स देख सकते हैं इनटू कमोडिटीज फ्रॉम चाइना। सो सर मूविंग अहेड हमने बेस मेटल्स का डिस्कशन कर लिया, हमने बुलियंस का डिस्कशन कर लिया। मेजर कमोडिटी अपार्ट फ्रॉम मेटल्स इज एनर्जी। बहुत ह्यूज डिमांड है ग्लोबली, इधर इट इज नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। क्रूड को लेकर के तो इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, मेजरली इम्पैक्टेड प्रोडक्ट है जियोपॉलिटिकली। सर क्रूड के ऊपर क्या व्यू है आपका? जी, क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटीज है जो आई मीन उसका जो बोलते हैं ना रोल ड्यूरिंग द पीरियड काफी चेंज हुआ है। अब 10 साल पहले देखेंगे, 10 साल 20 साल पहले तो सारी गवर्नमेंट का कैपेक्स जा रहा था क्रूड में। वो अभी शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द एआई और डेटा सेंटर्स की तरफ, राइट? रिन्यूएबल्स की तरफ। तो इसलिए हमें लग रहा है कि जो सिल्वर की और कॉपर की हम बात करें वो हमें स्ट्रॉन्ग सेक्टर लग रहा है। क्रूड में अभी इन्वेस्टमेंट उतना नहीं जा रहा। क्रूड का क्या हुआ है, पहले प्रोडक्शन जो था प्रोड्यूसिंग रीजन्स वो मेनली ओपेक था। बाद में क्या हुआ, यूएस ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। जो शेल गैस उनकी रिकवरी हुई, डिस्कवरी, वहां से ऑयल भी निकलना शुरू हुआ, राइट? तो यूएस भी एक बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। तो वहां पे ओपेक की मोनोपोली जो वहां पे थोड़ी कम हो गई, राइट? तो धीरे-धीरे सप्लाई बढ़ने लगा, डिमांड भी टुवर्ड्स कर्व डाउन हुआ, रिन्यूएबल्स पे या फिर सोलर पे डाइवर्सिफाई हुआ। डाइवर्सिफाई होता गया है, राइट? तो इस कारण ऑयल जो है प्राइस उतना शार्पली रिएक्ट नहीं कर रहा अभी ग्लोबल इवेंट्स को, जितना पहले 10 साल 20 साल पहले हम देखते थे कि कुछ भी छोटी-मोटी घटना हो गई तुरंत ऑयल में रिएक्शन आ गया। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, वहाँ पे भी एक बार हमने शॉर्ट टर्म स्पाइक देखा प्राइस में, लेकिन अगेन रशिया का क्रूड ऑयल बैक चैनल से मार्केट में आ गया टुवर्ड्स इंडिया, चाइना, यूएस का सप्लाई भी बढ़ गया था। ओपेक ने प्रोडक्शन कम करके रखा है, फिर भी ऑयल मार्केट इतना सरप्लस आई मीन है, बैलेंस है, सप्लाई इज सफिशिएंट। सफिशिएंट है। सामने नो डाउट डिमांड भी इतना कम है बिकॉज़ चाइना और यूएस सब रिकवरी पे नहीं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्लो डाउन में है, इसलिए डिमांड नहीं आया। लेकिन हमें लग रहा है कि ऑयल सप्लाई काफ़ी बैलेंस है, इनफ है। अगर कुछ वर्ल्ड लाइक सिचुएशन होती भी है, सडन इवेंट जहाँ पे एकदम से प्राइस बढ़ जाते हैं, तो ओपेक के पास स्पेयर कैपेसिटी अभी भी है उतना कि जहाँ पे वो एकदम प्रोडक्शन इंक्रीज करके प्राइसेस को रीअलाइन कर सकते हैं, राइट? ओपेक भी डिस्पाइट ऑफ लोअर ऑयल प्राइस अभी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का सोच रहे हैं क्योंकि ओपेक अपना मार्केट शेयर जो है वो धीरे-धीरे यूएस के सामने लूज कर रहा है। तो अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए भी ओपेक को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जिस कारण हमें लग रहा है कि क्रूड ऑयल मार्केट काफ़ी बैलेंस है और प्राइसेस हमें लग रहा है कि ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रह सकते बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबल फंडामेंटल चेंज। एंड व्हाट अबाउट नेचुरल गैस सर? नेचुरल गैस में अगेन जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद काफ़ी फंडामेंटल चेंज हुए। मेन तो रशिया का सप्लाई जो यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा था ड्यूरिंग द विंटर्स, वो बंद हो गया। जिस कारण यूएस का जो नेचुरल गैस जो है
वो यूरोप में आने लगा। तो जैसे हम बात की थी शुरुआत में सप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा डायनामिक चेंज हुआ कि यूएस का नेचुरल गैस जो है एलएनजी वो यूरोप में आने लगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन द वेदर पैटर्न्स, विंटर जितने कोल्डर होते थे वो उतने नहीं हो रहे, टेम्परेचर वार्मर रहते हैं। तो स्टोरेज इनफ होते हैं तभी बिकॉज़ ऑफ द वार्मर टेम्परेचर उतना डिमांड नहीं होता। सेम चीज़ समर में होता है, उतना हॉटर नहीं रहता वेदर तो जो कूलिंग के लिए डिमांड रहती है उतना नहीं आती। तो वेदर पैटर्न भी चेंज हुए हैं प्लस डिमांड के सामने सप्लाई भी इसका भी इनफ है। कतार एक मेजर प्लेयर है, यूएस एक मेजर प्लेयर हो गया, ठीक है। रशिया का एलएनजी भी मार्केट में है, यस, दुबई थ्रू पूरा रोड होता है ट्रेड। तो उसमें भी सप्लाई तो है, लेकिन वेदर पैटर्न के ऊपर काफ़ी उसका निर्भर रहता है कि कहाँ तक कितना स्टोरेज होगा। इसकी से डिमांड्स कब डाउन होती हैं? यस, कब डाउन नहीं हुए लेकिन हाँ, बट स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट है प्लस वेदर फैक्टर एक मेजर प्ले है। लेट्स से अभी विंटर आएगा, शुरू होगा, ठीक है? तो अभी से स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यूरोप में स्टोरेज इनफ है और मान लो वेदर इतना कोल्डर नहीं हुआ, तो नेचुरल गैस में उतना प्राइसेज़ में उतना मूव नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण नेचुरल गैस जो है वो अभी भी स्टेडी है। प्राइसेज़ स्पाइक में हम इतना नहीं दिखते। ये तो ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर हम लोगों ने हर कमोडिटी के ऊपर डिस्कशन कर लिया। सो नाउ कमिंग टू द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइन, इंडियन मार्केट में कमोडिटी का क्या इकोसिस्टम है और कैसे ये ग्रो कर रहा है? जी सो कमोडिटीज़ मार्केट इंडिया का काफ़ी रोबस्ट है। ठीक है, एग्री प्रोड्यूसर्स भी हमें वर्ल्ड के स्पाइसेस में हम किंग है, राइट? प्रोडक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है स्पाइसेस में और बाकी सारे कमोडिटीज़ में भी धीरे-धीरे अभी एक्सचेंज लेवल से जो ट्रैक्शन आया है हेजर्स की तरफ से, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम्स जो है वो अच्छे बढ़ रहे हैं। तो इकोसिस्टम अभी रिसेंटली स्ट्रॉन्ग हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी स्टेप्स हुए हैं। जो पहले तो रेगुलेटर जो 2 अलग-अलग थे उसको एक अभी एक हो गया है। अभी सिंगल सेबी के अंडर में सब कुछ रेगुलेशन आ गया है, तो एक अच्छी बात हुई है। एक सिंगल रेगुलेटर के हिसाब से वो सारे एसेट क्लास के भी वो डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरा क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्रिएट किए गए हैं नए, तो उसके कारण भी सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो अलाइन और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी आ गई है कमोडिटी मार्केट में। एक्सचेंजेस एमसीएक्स प्रोमिनेंट एक्सचेंज है फॉर नॉन कमोडिटीज़ और एनसीडीएक्स है जहाँ पे एग्री कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो धीरे-धीरे वहाँ पे भी लिक्विडिटी आ रही है, मेजर प्लेयर्स आ रहे हैं। जैसे 2019 में सेबी ने अलाउ किया म्यूचुअल फंड स्पेस को कमोडिटी में एआईएस, पीएमएस को जी आप कमोडिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो पहले सिर्फ गोल्ड माना जाता था और म्यूचुअल फंड एज़ अ कमोडिटी, नाउ कमोडिटी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्ड है। गोल्ड के अलावा भी सारी कमोडिटीज़ है जहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी फायदा मिल सकता है। तो ये एक अच्छा स्टेप्स था रेगुलेटर की तरफ से कि जहाँ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स आके कमोडिटी में पार्टिसिपेट कर सके। जिससे क्या होता है बेटर इकोसिस्टम क्रिएट होता है। हेल्दी लिक्विडिटी मार्केट में मिलती है। जो हेजर्स है फिजिकल प्लेयर्स उनको भी लिक्विडिटी मिलती है क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट आए तो उनको भी बड़ी काउंट्री के सामने यहाँ पे सामने हेजिंग हेजिंग का कंफर्टेबली हो जाए, लिक्विडिटी इश्यू ना आए। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। आगे जाके भी गवर्नमेंट में फोकस है कि जो रेगुलेटेड रिलेटेड इश्यूज है रिगार्डिंग जीएसटी वो सब पे भी काम हो रहा है फिजिकल साइड में। राइट सर, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे ये आने वाला था कि इसका इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, रुपी प्राइस मूवमेंट, इन सब का क्या इम्पैक्ट देखते हैं इनके ऊपर? सर कैसे ये सारी कमोडिटीज इम्पैक्ट होती हैं विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल दीस थिंग्स? सो गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट नॉर्मल जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके ऊपर गवर्नमेंट काफी सतर्क रहती है, ठीक है, खास करके एग्री कमोडिटीज। तो जहाँ पे उन्हें लगा कि ग्लोबल लेवल में कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, सप्लाई का इश्यू हो सकता है, तो टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ हमारे फार्मर्स का इंटरेस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे एक्शन लेती है और पर्टिकुलर कमोडिटी को ट्रेडिंग से हटा के नॉन ट्रेडिंग जोन में कर देते हैं, राइट। और बाद में जब मार्केट हेल्दी हो जाता है तो उन्हें लगता है कंफर्टेबल जो तो वापस से वो अलाउ करते हैं। तो रेगुलेटर की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप्स लेते हैं। प्लस पॉलिसीज का जो बात किया रिगार्डिंग रूपी, तो वो नॉर्मल है जैसे आरबीआई एक्शन लेता है टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो वो रहता है। जैसे अभी आप देखें तो रूपी कॉन्स्टेंटली वीक हो रहा है, राइट, डिस्पाइट ऑफ डॉलर वीकनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो वही है कि टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए शायद हो सकता है कि सेंट्रल बैंक की तरफ से ये स्टेप लिए गए हैं कि रूपी को थोड़ा वीक करके रखे। तो ये सारी चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मार्जिनल इम्पैक्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखें तो उसके सामने काफी मार्जिनल इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ द करेंसी। सर कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, कमोडिटीज में एज अ इन्वेस्टमेंट, अभी हम लोगों की कन्वर्सेशन में आपने बताया कि देयर शुड ऑलवेज बी अ पार्ट पोर्शन ऑफ एलोकेशन इन कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में
अब मैं स्ट्रेट अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैसे एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं एज़ अ इन्वेस्टर, मेरा एक इन्वेस्टमेंट का पूरा बकेट होगा। उस बकेट में कैसे एलोकेशन प्लान करना चाहिए? कैसे उनके इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने चाहिए? राइट। विद मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म व्यूज़ के साथ, और उनको कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना चाहिए सर? या आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए? जी, बिल्कुल। सी कमोडिटी मार्केट वैसे देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। यस। क्योंकि अगर देखें मार्केट टाइमिंग जो है कमोडिटीज़ के मॉर्निंग 9 से रात के 11:30-12 तक के होते हैं, ठीक है? दूसरा चीज़ काफ़ी फैक्टर्स जो है कमोडिटी प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स से मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स में क्या हुआ, लेट्स से चाइना एक मेजर कमोडिटी जायंट है, तो उसका कोई भी डेटा हुआ सीधा कमोडिटी पे इम्पैक्ट ग्लोबल होता है। इम्पैक्ट। यस, करेंसी इम्पैक्ट, अगेन जापान में, चाइना में क्या हुआ, या फिर लंदन में मार्केट जो है वो नून में ओपन होता है, तो वहाँ पे मेटल्स की इन्वेंटरीज़ कैसी आ रही है, ठीक है? ये सब। शाम को यूएस ओपन होता है, तो यूएस का डेटा जो भी है मैन्युफैक्चरिंग का, जो जॉब नंबर्स का, यूएस डॉलर में जो मार्केट एक्टिव होता है, इन्वेंटरीज़ का सब। तो शाम को भी ज़्यादा एक्टिविटी रहती है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट को ट्रैक कर पाना। अक्रॉस द डे एक्टिविटीज़ अक्रॉस द डे और मल्टीपल फैक्टर्स को कोई रिटेल इन्वेस्टर एकदम से उतना भी एक्सपर्ट नहीं हो जाता कि भई वो सारे फैक्टर्स को समझ सके। ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है कि इन्वेस्टर को भी ध्यान रखना चाहिए कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखे, और खास करके जो फ्रॉडेंट एडवर्टाइज़मेंट आती है या फिर ऑफर्स आती है, उनसे दूर रहें। क्योंकि कमोडिटी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है कंपेयर्ड टू इक्विटी। इक्विटी में आपको एक डिसीजन लेना है कंपनीज़ के फंडामेंटल्स देख के या फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कमोडिटी में साइक्लिकल नेचर होता है, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, प्लस करेंसी एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है? तो एक यू नो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन्वेस्टर को लेना पड़ेगा। ठीक है? अगर खुद से कर सकते हैं तो डेफिनिटली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ उनको ट्रेड करना पड़ेगा या फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ नहीं करना और स्टेबल, सेफर स्टाइल इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड एक स्पेस है, जहाँ पे इन्वेस्टर देख सकते हैं कि कमोडिटीज़ में इन्वेस्टर्स के गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और उसके फंड ऑफ फंड्स एक ऑप्शन है, जिसको गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? अदर कमोडिटीज़ अगर देखें तो मल्टी एसेट फंड जो है, वो एक ऑप्शन है, जहाँ पे इक्विटी, कमोडिटीज़ और फिक्स्ड इनकम एक ऑप्टिमल जो है प्रोडक्ट मिक्स आपको मिल रहा है, एसेट एलोकेशन मिल रहा है, जहाँ पे डायनामिकली कमोडिटी पोर्शन जो है वो यहाँ पे मैनेज होता है, गोल्ड, सिल्वर और बाकी कमोडिटीज़ में भी अभी काफ़ी सारे फंड्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। So this has been one of the most important information from your end. मेरा ऐसा मानना है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अभी हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि हाउ टू मैनेज द एलोकेशन इन आवर बकेट, एंड यू केम अप विद अ प्रोडक्ट कि म्यूचुअल फंड्स जिनके पास एक्सपर्टाइज फंड मैनेजर्स हैं, वो खुद जो है प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली एसेट एलोकेशन को मैनेज करते हैं थ्रू देयर प्रोडक्ट्स लाइक मल्टी एसेट, इन सब के थ्रू इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम एंड कमोडिटीज में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स की लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं. So these products will surely help our viewers to analyze and plan for their investments with a longer vision. सर मैं फ्यूचर आउटलुक की तो बात नहीं करूंगा, बट ओवरऑल आउटलुक का ही पर्सपेक्टिव आ जाता है कि अगर मैं आपसे गाइडेंस मांगू हमारे व्यूअर्स के लिए कि व्हाट इज योर गाइडेंस ओवर द पास्ट परफॉर्मेंस विद द व्यू कि आगे कैसे क्या परफॉर्मेंस होगा. राइट। जी, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो डेफिनिटली पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छे ही रहे गोल्ड और सिल्वर के। अगर आप 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर सीएजीआर की रिटर्न की अगर तुलना करें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, क्योंकि इंडिया में हमेशा हमें जो करेंसी फैक्टर है उसका फ़ायदा मिला है। अगर गोल्ड और सिल्वर में निवेश की बात करें तो। डॉलर टर्म में फ्लक्चुएशन काफ़ी होगा बिकॉज़ ऑफ द इकोनॉमिक साइकल्स। लेकिन इंडिया में क्या होगा, जब डॉलर वीक होता होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, और जब डॉलर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा तो यहाँ पे रुपी वीक होगा, जिस कारण रुपी वैल्यू टर्म में जो प्रोडक्ट कमोडिटी की जो वैल्यू है वो बनी रहेगी। जो इस हमने प्रीवियसली भी देखा है, 2008 से 11 का भी सिनेरियो अगर आप देख लें, तो वहाँ पे हमने ये होते हुए देखा है। तो करेंसी फैक्टर एक मेजर प्लेयर है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को इंडिया में जो वैल्यू है गोल्ड की वैल्यू की वो बनी हुई मिली है, राइट? लेकिन जिस तरह से हमने शुरू में भी बताया कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस मार्केट में ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट बना रहना चाहिए करंट लेवल पे भी, ठीक है? नो डाउट प्राइसेस लॉन्ग टर्म ज़ोन से ऑल टाइम हाई पे है। काफ़ी इन्वेस्टर को लगेगा कि यहाँ से एंट्री करें, नहीं करें, प्रॉफिट बुक करें। तो हम मानते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट अभी किया हुआ है, उनको बने रख सकते हैं, ठीक है? प्रॉफिट बुक करना, नहीं करना डेफिनिटली इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल के ऊपर है। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए हमें लग रहा है कि एक पार्शियल एंट्री या फिर एसआईपी थ्रू स्टैगर्ड वे में वो यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल डायनामिक्स इतने मल्टी फैक्टर अभी प्ले है फंडामेंटल्स की तरफ से।
तो ऐसा मार्केट को टाइम करना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है? तो जस्ट टू गेट द पार्ट ऑफ द रैली जो कंटिन्यूएशन जो ट्रेंड लग रहा है, तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा एंट्री लेके बाकी का एसआईपी या स्टैगर्ड वे में एवरेजिंग का भी बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। फिर गोल्ड और सिल्वर जैसा मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में दोनों बेटर अभी भी फंडामेंटल सपोर्टिव है। फेड का रेट कट का अभी तो साइकिल शुरू होगा, सेंट्रल बैंक्स बाइंग है, यूएस की इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी है, टैरिफ इश्यू अभी सॉल्व नहीं हुआ है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अगर आप देखें, रशिया यूक्रेन वॉर है, सब वैसे ही बना सब अभी का वैसा ही का वैसा ही है। नेक्स्ट ईयर यूएस का मिड टर्म इलेक्शन आएगा, तो उसकी भी अनिश्चितता रहेगी मार्केट में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी मार्केट को मेंटेन करेंगे। डोमिनेट कर रहे हैं। यस, रिस्क प्रीमियम मेंटेन। माइनर करेक्शन शायद आ सकता है, बिकॉज अगर ये जो रिस्क प्रीमियम जो वॉर का हो गया या फिर टैरिफ का अगर सॉल्व हो जाता है, तो माइनर करेक्शन आ सकता है, जिसमें आपको जो हमने बोला कि एसआईपी अगर आप कर रहे हैं या फिर स्टैगर वे में कुछ बाय कर रहे हैं, तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ सॉल्व नहीं हुआ और प्राइसेस यहाँ से और एक्सटेंड होते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि भाई गाड़ी रैली मिस कर दी। यस, यस। तो इसलिए हम मानते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा एंटर करके रखिए। स्लो एलोकेशन स्टार्ट करते हैं। यस, यस। तो पोर्टफोलियो में जैसे मैंने बताया कि पहले अगर हम देखें 5 साल पहले, तो गोल्ड जनरली हम 8 से 10% का बात करते थे, जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे। लेकिन वो मुझे लग रहा है एलोकेशन यहाँ से थोड़ा इंक्रीज हो गया है। एटलीस्ट 15 टू 20% आपको गोल्ड सिल्वर कॉम्बिनेशन भी अगर आप चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। So, sir, coming to the next point, what would be your advice to the young analysts and the newcomers in the commodity space? Commodity market बहुत volatile market है. So, what would be your advice on the to the young analysts and to the new investors who are entering in this space? जी, सो कमोडिटी मार्केट जैसा मैंने शुरू में बताया कि इकोनॉमिक साइकिल्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं और इकोनॉमिक डेटा जो है फैक्टर्स है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी निवेश करना चाहता है या फिर मार्केट को समझना चाहता है, उनके लिए इकोनॉमिक साइकिल्स या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स समझने काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपको इकोनॉमी साइड से आपके सारे फैक्टर्स या फंडामेंटल्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा मार्केट को समझना। ठीक है। दूसरा कमोडिटी जो है काफ़ी वोलेटाइल रहती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन वे में निवेश करना चाहिए, ठीक है? किसी को भी आप रिकमेंड भी कर रहे हो तो अगेन डिसिप्लिन वे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट समझ के ही आपको किसी को रिकमेंड करना पड़ेगा कमोडिटीज़ को, ठीक है? तो ये सारे फैक्टर्स है, ध्यान रख के ही कमोडिटीज़ में निवेश करना चाहिए। और अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रॉड एंड कॉल या फिर जो एडवर्टाइज़मेंट आती है या फिर एकदम हाई गारंटी रिटर्न्स वाले ऑफर्स आते हैं, उसको आप प्रॉपर समझ के ड्यू डिलिजेंस करके ही उसमें आप निवेश करें। अदरवाइज़ आप जो प्रोफेशनल जो है एक्सपर्ट्स उसके पास ही जाएँ रादर देन टेकिंग योर ओन डिसीजन। Best is to explore सभी registered entities, उनसे कनेक्ट हो, उनसे असिस्टेंस लें, उनसे नॉलेज लें और उनसे ही सर्विसेज अवेल करें. दैट इज गोइंग टू बी द सेफर पार्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके. जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो तपन सर, ये सारे इनपुट्स जो आपके एंड से मिले हैं बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स हैं. कुछ लोग ओवरऑल तरीके से चीजों को जानते हैं, समझते हैं इन सारी चीजों को, बट समय पे वो सारे पिन पॉइंट्स क्लिक नहीं करते. तो दिस शो इज श्योरली गोइंग टू हेल्प देम कि वो जो पीछे वाले सोए वाले दिमाग में चीजें जाके बैठ जाती हैं उसको जगाना, वो पॉइंट्स को ध्यान देना. इधर इट इज एसेट एलोकेशन, ग्लोबल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, इन सारे पॉइंट्स को जो आपने अपनी एक्सपीरियंस से यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज श्योरली गोइंग टू हेल्प आवर व्यूअर्स अ लॉट in planning their investments and planning their involvement in the commodity space, overall commodity space. ना कि सिर्फ बुलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कमोडिटी स्पेस की बात कर रहा हूँ. आपने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया कि commodities should always be considered as a diversified investment product in strategically planning your investments. Or there are multiple electronic products to invest in such kind of products as well. So, Tapan sir, the session has been valuable for us, for our viewers. बहुत informative knowledge मिली. Thank you so much for your valuable time. इतने inputs देने के लिए, अपने experience हमारे साथ share करने के लिए. जी, थैंक यू वेरी मच और श्री लक्ष्मी श्री के व्यूअर को भी काफ़ी-काफ़ी धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, ठीक है? और कमोडिटीज़ को ना ही सिर्फ डाइवर्सिफाइड तरीके से देखिए, लेकिन एज़ ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप उसको बनाएँ। ऐसे में आई होप कि आपका जो फाइनेंशियल जर्नी है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे। Thank you so much, sir. थैंक यू।